हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हम लोग का सेकंड पेपर है वो है समावेशी शिक्षा का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो आज हम लोग के समावेशी शिक्षा की 10वीं क्लास है। मैंने आपको 9 क्लास करा दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन 9 क्लास को ना देखा हो तो उनको देखिए और क्या करिए, नोट्स बहुत अच्छी तरीके से बना लीजिए। नहीं तो आप लोगों को क्या होगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं। इसलिए आपको क्या करना है, बिल्कुल क्लास को क्रम से ही लेते चलना है और नोट्स भी बिल्कुल क्रम से ही बनाते चलने हैं और रिवीजन भी करते चलना है, जिससे आप लोगों को एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। तो मैंने आपको 4 चैप्टर पूरे फिनिश करा दिए हैं। आज हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होगा, 5वां चैप्टर। जो चौथा जो चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताया था श्रवण बाधित वाले बच्चों के बारे में, कि जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं तो उनको मतलब हम लोग किस तरीके से पढ़ाएंगे और आप लोग क्या करोगे, मतलब आए मतलब एज ए टीचर आप लोग बच्चों को किस तरीके से पढ़ाओगे, उन बच्चों को किस तरीके से पहचानोगे और क्लास का माहौल किस तरीके से रखोगे, ये सब मैंने आपको बता दिया था। तो आज हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आज क्या होगा, मतलब कि आज ही चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आज का जो हम लोग का चैप्टर है वो है मानसिक मंद बच्चे। जो बच्चे क्या होता है, मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उन बच्चों को आप लोग शिक्षा किस प्रकार दोगे, उन बच्चों को किस तरीके से आप लोग प्रोत्साहित करोगे पढ़ने के लिए, कि मतलब वो लोग बच्चे क्या हो, पीछे न रहें और क्या करें, शिक्षा अच्छे तरीके से ले सकें। तो आप मतलब एज ए टीचर आपका काम यही है कि बच्चों को हमें किसी भी तरीके से, मतलब जो बच्चे पढ़ते हैं वो तो पढ़ ही लेंगे, जो बच्चे पीछे हैं किसी भी तरीके से, मान लीजिए उनकी कुछ सिचुएशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ हो या तो उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके से मतलब वो शिक्षक क्यों नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, तो एज ए टीचर आपको क्या करना है, उन बच्चों को ही क्या करना है, बढ़ाना है आगे। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं, इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि इन बच्चों को हम लोगों को शिक्षा किस प्रकार से देनी है। तो चलिए आप लोग क्या करिए, नोट्स बिल्कुल बनाते चलिए। तो जो हम लोग को नया चैप्टर है वो 5वां चैप्टर, क्या कह रहे हैं, मानसिक मंद बच्चे। तो चलिए जानते हैं कि मानसिक मंद बच्चे क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जो मानसिक मंदता का अर्थ क्या होता है। चलिए जानते हैं कि मानसिक मंदता का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। समस्या औसत से कम, मानसिक आयु योग्यता बुद्धि लब्धि 70 से कम। मतलब जिन बच्चों का क्या है, बुद्धि लब्धि कितनी होगी, 70 से कम होगी, तो वो बच्चे क्या है, मानसिक मंदता बच्चे होते हैं, यानी वो बच्चे क्या है, मानसिक रूप से कमज़ोर हैं। और जो मतलब समान बच्चे होते हैं वो कितने होते हैं, 90 से ऊपर होते हैं। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का चैप्टर आएगा आगे कि प्रतिभाशाली बच्चों का बुद्धि लब्धि क्या होता है, समान बच्चों का क्या होता है, ये सब मतलब आएगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो मतलब मानसिक मंद बच्चे होते हैं तो इनका जो IQ लेवल होता है वो कितना होता है, 70 से कम होता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है, वे बच्चे जिनका बौद्धिक स्तर समान बच्चों से कम होता है तथा विभिन्न मानसिक शक्तियाँ कम विकसित होती हैं। क्या कह रहे हैं कि वे बच्चे जिनका बौद्धिक स्तर समान बच्चों से क्या होता है, कम होता है, तथा विभिन्न मानसिक शक्तियाँ कम विकसित होती हैं। जब बौद्धिक स्तर कम होगा तो क्या होगा, मानसिक शक्तियाँ कम विकसित होंगी। तो वही कहा गया है कि वे बच्चे जिनका बौद्धिक स्तर समान बच्चों से कम होता है तथा विभिन्न मानसिक शक्तियों कम विकसित होती है। तो जब बौद्धिक स्तर कम होगा तो फिर क्या होगा, मानसिक, एक सेकंड रुकिए, अभी बढ़ा रहे हैं अपनी क्लास को आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि वे बच्चे जिनका बौद्धिक स्तर समान बच्चों से कम होता है तथा विभिन्न मानसिक शक्तियाँ कम विकसित होती हैं। जब बौद्धिक स्तर कम होगा तो मानसिक शक्तियाँ भी क्या होंगी, कम होंगी। होंगी कि नहीं होंगी। जब इंसान मतलब अच्छी तरीके से क्या है, उसका बुद्धि मतलब सही से वर्क नहीं कर रही होगी तो क्या वो अच्छी तरीके से चीज़ों को सोच पाएगा, नहीं सोच पाएगा ना। तो वही कहा गया है कि वे बच्चे जिनका बौद्धिक स्तर समान बच्चों से कम होता है तथा विभिन्न मानसिक शक्तियाँ कम विकसित होती हैं। मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे को मंद बुद्धि बच्चे, अल्प बुद्धि मतलब क्या होगा, अल्प मतलब कम होता है तो कम बुद्धि, ठीक। विकल बुद्धि, पिछड़े हुए या मूढ़ बच्चे कहलाते हैं। कौन बच्चे कहलाते हैं, जिन बच्चों का क्या है, मानसिक जो मतलब मानसिक विकास बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, वो बच्चे क्या कहलाते हैं, मंदबुद्धि बच्चे कहलाते हैं। या मूढ़ बच्चे मतलब मूढ़वादित, मतलब जिनके बुद्धि कम होगी, वही सब अल्प बुद्धि मतलब अल्प बुद्धि, जिनकी बुद्धि क्या होगी, कम होगी, विकल बुद्धि, ये सब होता है। तो वे बच्चे जिनका बौद्धिक स्तर समान बच्चों से क्या होता है, कम होता है तथा विभिन्न मानसिक शक्तियाँ कम विकसित होती हैं। मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे को मंदबुद्धि बच्चे, अल्प बुद्धि, विकल बुद्धि, पिछड़े हुए या मूढ़ बच्चे कहलाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
फिर कह रहा है कि मंद बुद्धि बच्चे मूढ़ होते हैं। जो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? मूढ़ होते हैं। इसलिए उसमें सोचने समझने तथा विचार करने की शक्ति कम होती है। इन बच्चों में क्या होता है? सोचने समझने और क्या होता है? विचार करने की शक्ति क्या होती है? कम होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मंद बुद्धि बच्चों की पहचान। अब चलिए आप लोग अपनी क्लास में अगर कोई बच्चा मंद बुद्धि है तो आप लोग एज ए टीचर किस तरीके से बच्चे की पहचान करोगे, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहे हैं मंद बुद्धि बच्चों की पहचान। अब चलिए मंद बुद्धि बच्चों की पहचान करते हैं। पहला कह रहा है कि मंद बुद्धि बच्चे प्रायः प्रत्येक कार्य देर से करना सीखते हैं। कोई भी वर्क होगा तो क्या करेंगे? देर से करना सीखते हैं। फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है इनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है। कितनी होती है? 70 से कम होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाएगा, 1 नंबर में पूछ लिया जाएगा। मतलब जो अति लघु उत्तरीय होते हैं कि जो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं तो उनका बुद्धि लब्धि या IQ लेवल क्या होता है, तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा 70 से कम होता है। ठीक, इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है? इनमें संवेगात्मक अस्थिरता होती है। इनमें क्या होती है? संवेगात्मक अस्थिरता होती है। संवेगात्मक मतलब क्या होता है? जो हमारे इमोशंस हैं इन्हें नहीं पता रहता कि कहाँ पे क्या दिखाना है, कहीं पर भी कुछ दिखा देते हैं। फिर जो चौथा कह रहा है वो कह रहा है इसमें इनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। आत्मविश्वास मतलब क्या होता है? खुद के ऊपर ट्रस्ट कम होता है। ठीक, इसके बाद जो पांचवा है अब उसके बारे में पढ़ते हैं। ऐसे बच्चे अमूर्त चिंतन व नई परिस्थितियों से समायोजन स्थापित नहीं कर पाते। अमूर्त एक होता है अमूर्त चिंतन, एक होता है मूर्त चिंतन। ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमूर्त, अमूर्त का मतलब क्या होता है? जिसका माइंड में कॉन्सेप्ट बना ले लेकिन हमें नहीं पता है। और एक होता है मूर्त, जिसका क्या कर रहे हैं हम लोग आँखों से अपने देख रहे हैं। जैसे आप लोग क्लास में जाते हो, पढ़ते हो, जो टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो क्या करें? पढ़ा रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हो, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा मूर्त हो गया। इसके बाद टीचर ने आप लोगों को कोई कहानी सुनाई तो आप लोगों ने क्या किया? माइंड में कॉन्सेप्ट बनाया कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा होता होगा। तो ये हमारा क्या हुआ? अमूर्त चिंतन हुआ। तो वही कहा गया कि ऐसे बच्चे अमूर्त चिंतन व नई परिस्थितियों में समायोजन स्थापित नहीं कर पाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर जो छठवां पॉइंट है वो कह रहा है ऐसे बच्चे कक्षा में प्रायः शांत व निष्क्रिय रहते हैं। ऐसे बच्चे क्या रहते हैं? क्लास में शांत रहते हैं। उन्हें किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा वो नहीं रहता है, चुपचाप से रहा करते हैं। इसके बाद जो सातवां पॉइंट आ रहा है वो क्या कह रहा है? कह रहा है इनकी पहचान निरीक्षण साक्षात्कार बुद्धि परीक्षण के द्वारा की जा सकती है। इन बच्चों की पहचान किसके द्वारा की जाएगी? निरीक्षण के द्वारा। जब आप लोग क्या करोगे? इन बच्चों से क्वेश्चन करोगे, अगर ये नहीं बता पा रहे हैं तो फिर पता चलेगा कि इन बच्चों में क्या प्रॉब्लम है। साक्षात्कार, साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? इंटरव्यू। आप लोग इन बच्चों को क्या करोगे? क्वेश्चन पूछोगे बुला के, तब पता चलेगा कि ये बच्चे कैसे। बुद्धि परीक्षण के द्वारा की जा सकती है। इन लोगों की सब जो ये बच्चे इनकी पहचान हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं? निरीक्षण के द्वारा, साक्षात्कार बुद्धि परीक्षण के द्वारा की जा सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है अधिगम निःशक्त मंद बुद्धि बच्चों की पहचान। जो अधिगम निःशक्त या मंद बुद्धि बच्चे होते हैं इनकी विशेषताएं क्या होती है? पहचान के बारे में तो मैंने आपको ऊपर बता दिया, तो चलिए अब इनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पहला कह रहा है इन बच्चों की बुद्धि लब्धि समान बच्चों से कम होती है। जो ये बच्चे होते हैं तो इनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है? समान बच्चों से कम होती है। जो समान बच्चे होते हैं उनका बुद्धि लब्धि कितना होता है? 90 से ऊपर होता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि तर्क चिंतन शक्ति का अभाव व अमूर्त चिंतन की योग्यता नहीं होती है। तर्क चिंतन का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा क्या होता है? माइंड में अपने तर्क करता है, सोचता है कि नहीं करता है। मतलब कोई भी चीज़ सोचेगा तो ये हमारे क्या हुआ? चिंतन हुआ। शक्ति का अभाव हुआ, अमूर्त चिंतन की योग्यता नहीं होती। अमूर्त चिंतन क्या होता है? जो मैंने आपको वही बताया कि किसी भी चीज़ का जो हम लोग के सामने नहीं है, लेकिन आप लोग क्या करो? माइंड में कॉन्सेप्ट बना लो। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने सोच लिया कि कल हमारे एग्जाम है तो हमको देने जाना है, कहाँ पर है, हम लोग किस तरीके से जाएंगे, मतलब क्या क्या रास्ते मिलेगा। हम लोग आप लोगों ने कई सारे कॉन्सेप्ट बना लिए ना कि हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, यहाँ से ये भी पास में पड़ रहा है तो वहाँ भी घूम लेंगे। ये सब मतलब आप लोग कुछ भी करो, मतलब जो आपके सामने नहीं है लेकिन आप लोगों ने माइंड में कॉन्सेप्ट बना लिया। तो वही कहा गया है कि इन बच्चों में क्या होता है? तर्क चिंतन शक्ति का अभाव व अमूर्त चिंतन की योग्यता नहीं पाई जाती। ये बच्चे क्या करते हैं? नहीं सोच पाते हैं। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है? तीसरा पॉइंट कह रहा है कि स्वयं पर नियंत्रण रखने में असमर्थ होते हैं। ये स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। इन्हें नहीं पता है कि मतलब हमें कहाँ पे जाना है, किस तरीके से बात करनी है, कोई भी चीज़ है कब बोलनी है, किस सिचुएशन में हमें क्या बोलना है, इन लोगों की समझ नहीं होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर जो चौथा पॉइंट है वो क्या कह रहा है? चौथा पॉइंट कह रहा है कि शारीरिक क्रियाएं जैसे चलना, दौड़ना, बोलना, स्वयं भोजन करना या कपड़े पहनना आदि की गति धीमी होती है। ये मतलब शारीरिक क्रिया यानी खुद की क्रिया, जैसे चलना हो गया, दौड़ना हो गया, बोलना एवं मतलब कपड़े पहनना, ये सब क्रियाएं क्या होती हैं? इनकी धीमी गति होती है। यानी ये क्या करते हैं? किसी भी कार्य को धीमे धीमे करते हैं। इसके बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो पाँचवा पॉइंट
पॉइंट हमारा वो क्या कह रहा है, 5वां पॉइंट कह रहा है कि सीखने की गति धीमी होती है। इन बच्चों में क्या होता है, सीखने की गति धीमी होती है। 6वां पॉइंट कह रहा है कि भाषा ज्ञान निम्न स्तरीय होता है। जिनमें भाषा ज्ञान है वो क्या होता है, निम्न स्तरीय होता है। इसके बाद जो 7वां पॉइंट है वो क्या कह रहा है, 7वां पॉइंट कह रहा है कि जटिल विषयों को सीखने में असमर्थ होते हैं। जटिल का मतलब क्या होता है, कठिन सब्जेक्ट। तो ये लोग क्या होते हैं, उन कठिन सब्जेक्ट्स को भी सीखने में क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मतलब इनको समझने में दिक्कत होती है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि इन बच्चों जो होते हैं तो इनमें मतलब कि इनकी पहचान किस तरीके से की जाएगी और इनकी क्या होगी, आप लोग क्या करोगे, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, किन बच्चों की, मंदबुद्धि बच्चों के बारे में बताया। ठीक, अब चलिए लेखन अयोग्यता, जो लेखन अयोग्यता होती है ये क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। लेखन संबंधी अयोग्यता को डिसग्राफिया कहते हैं। इतना इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि डिसग्राफिया क्या होता है, तो ये लेखन संबंधी अयोग्यता। अयोग्यता का मतलब क्या होता है, जब कोई बच्चा लिखने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी वो लिख नहीं पाता है। तो लेखन संबंधी अयोग्यता क्या कहलाती है, डिसग्राफिया कहलाती है। चलिए अब जानते हैं डिसग्राफिया के बारे में, डिसग्राफिया क्या होता है और इसको अच्छे से पढ़ते हैं। इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि खराब लेखन या ठीक से न लिख पाना। डिसग्राफिया का मतलब क्या होता है कि खराब लेखन या ठीक से न लिख पाना। जब ठीक से नहीं लिख पाओगे तो क्या है, खराब लेखन तो बनेगा ही, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वही कहा गया कि खराब लेखन या ठीक से न लिख पाना ये क्या कहलाता है, डिसग्राफिया कहलाता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि हाथ, हथेली या अंगुलियां संबंधी गड़बड़ी। किसी की अंगुली में प्रॉब्लम होगी तो किसी के हाथ में होगी, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा होगा, सही से नहीं लिख पा रहा होगा। तीसरा कह रहा है मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ी, कुछ मतलब चीज़ अच्छी तरीके से न रिलेट कर पा रहा होगा, मतलब न कर पा रहा हो। कोई भी चीज़ होगी, जब आप लोग माइंड में पहले मतलब सोचोगे तभी तो लिख पाओगे, जब सोचोगे ये नहीं तो लिख नहीं पाओगे। तो वही कहा गया है कि मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ी होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, लिखने में प्रॉब्लम होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है अक्षमता वाले बच्चों के प्रकार। जो ये बच्चे होते हैं तो इनके प्रकार क्या होते हैं। पहला कह रहा है समान अधिगम अक्षमता, दूसरा कह रहा है जटिल अधिगम अक्षमता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है निःशक्तता के प्रतिमान। ये जो निःशक्तता होती है इसके प्रतिमान क्या होते हैं। पहला कह रहा है मानसिक मंदता, दूसरा कह रहा है चलन निःशक्तता, तीसरा कह रहा है बौद्धिक निःशक्तता, चौथा कह रहा है पार्किंसन रोग। ये सब होते हैं। ठीक, चलिए हम लोग अब नोट के बारे में पढ़ते हैं कि जो हमारे नोट है वो क्या कह रही है। नोट कह रही है कि प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। तो अवलोकन के द्वारा, जो मैंने आपको बताया कि ऑब्जर्वेशन के माध्यम से और इंटरव्यू के माध्यम से आप लोग इन बच्चों को क्या करोगे, क्लास में जा मतलब बुलाओगे और क्वेश्चन करोगे, तो इस सबसे क्या होगा, निरीक्षण के द्वारा ही पता चलेगा। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके से जो हमारा 5वां चैप्टर है वो यहाँ से कंप्लीट होता है। 5वां जो चैप्टर था हमारा वो यहीं तक का था। चलिए एक बार मैं पुनः आप लोगों को फिर से रिवीजन करा दे रही हूँ। तो 5वां जो चैप्टर था उससे मैंने आपको बताया कि मानसिक मंद बच्चे क्या होते हैं। मानसिक मंद बच्चे यानी जो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मानसिक मंदता का अर्थ क्या होता है। तो समस्या औसत से कम या मानसिक आयु योग्यता, बुद्धि लब्धि 70 से कम, ये सब होता है इन बच्चों में। वे बच्चे जिनका बौद्धिक स्तर समान बच्चों से क्या होता है, कम होता है, तथा विभिन्न मानसिक शक्तियाँ कम विकसित होती हैं। जब बौद्धिक स्तर कम होगा तो मानसिक जो शक्तियाँ होंगी वो भी क्या होंगी, कम विकसित होंगी। ठीक, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे को मंद बुद्धि बच्चे, अल्प बुद्धि, विकल बुद्धि, पिछड़े हुए बच्चे या मूढ़ बच्चे कहते हैं। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि मंद बुद्धि बच्चे मूढ़ होते हैं। कैसे होते हैं ये बच्चे, मूढ़ होते हैं, इसलिए उसमें सोचने समझने और विचार करने की जो शक्ति होती है वो क्या होती है, कम होती है। फिर मैंने आपको बताया कि मंद बुद्धि बच्चों की पहचान के बारे में कि एज ए टीचर आप लोग मंद बुद्धि बच्चों की पहचान किस प्रकार करोगे। तो इसमें जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया वो बताया कि मंद बुद्धि बच्चे प्रायः प्रत्येक कार्य को देर से करना सीखते हैं। ये कोई भी कार्य होगा तो उसको क्या करते हैं, देर से करना सीखते हैं। और इनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 70 से कम होती है। इनमें संवेगात्मक अस्थिरता होती है। फिर मैंने आपको चौथा पॉइंट बताया कि इसमें आत्मविश्वास की कमी होती है। फिर मैंने बताया कि ऐसे बच्चे अमूर्त चिंतन व नई परिस्थितियों में समायोजन स्थापित नहीं कर पाते। समायोजन का मतलब यही होता है कि कई बच्चे हैं जो मतलब कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उसका सलूशन निकाल लेते हैं। लेकिन ये बच्चे क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। ठीक, इसका फिर मैंने आपको 6वां पॉइंट बताया कि ऐसे बच्चे कक्षा में प्राय शांत व निष्क्रिय रहते हैं। फिर मैंने आपको 7वां पॉइंट बताया कि इनकी पहचान निरीक्षण, साक्षात्कार, बुद्धि परीक्षण के द्वारा की जा सकती है। मतलब इन बच्चों को आप किस तरीके से पहचानोगे। फिर मैंने आपको बताया कि अधिगम निःशक्त मंद बुद्धि बच्चों की विशेषताएं। इन बच्चों की विशेषताएं क्या होती हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया कि इन बच्चों की बुद्धि लब्धि समान बच्चों से क्या होती है, कम होती है। तर्क चिंतन शक्ति का अभाव व अमूर्त चिंतन की योग्यता नहीं होती है। स्वयं पर नियंत्रण रखने में असमर्थ होते हैं। शारीरिक क्रिया जैसे चलना, दौड़ना, बोलना, स्वयं
भोजन करना, ये कपड़े पहनना आदि की गति भी क्या होती है इनमें धीमी होती है। फिर मैंने आपको इसमें 5वां पॉइंट बताया कि सीखने की गति भी क्या होती है इन बच्चों की धीमी होती है। फिर मैंने आपको 6वां पॉइंट बताया कि भाषा ज्ञान निम्न स्तरीय होता है, यानी जो भाषा ज्ञान होता है वो ज़्यादा नहीं होता है इनमें। फिर मैंने आपको 7वां पॉइंट बताया कि जटिल विषयों को सीखने में असमर्थ होते हैं, यानी जो कठिन सब्जेक्ट होते हैं तो ये बच्चे क्या करते हैं, उन सब्जेक्ट को भी अच्छे से नहीं सीख पाते। फिर मैंने आपको बताया लेखन अयोग्यता के बारे में। जो लेखन अयोग्यता होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया, ठीक कहते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं कि ये जो डिस्ग्राफिया होती है ये क्या होती है, तो खराब लेखन या ठीक से न लिख पाना, ये हमारा क्या है, डिस्ग्राफिया है। तो क्या हो सकता है, क्यों नहीं लिख पाते हैं, तो वही बता गए कि हाथ, हथेलियाँ, अंगुलियाँ संबंधी गड़बड़ी, तभी वो क्या होगा, कोई भी बच्चा अच्छे तरीके से नहीं लिख पाएगा। फिर मैंने आपको अगला पॉइंट बताया कि मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ी, यानी कुछ बच्चा मेंटल रूप से प्रॉब्लम में होगा, जिसकी वजह से वो चीज़ों को नहीं अच्छे से सोच पा रहा है। जब सोच ना पाएगा तो फिर लिख नहीं पाएगा। फिर मैंने आपको बताया अक्षमता वाले बच्चों के प्रकार। जो अक्षमता वाले बच्चे होते हैं वो कौन होते हैं, समान अधिगम अक्षमता। एक होता है समान अधिगम अक्षमता, एक होती है जटिल अधिगम अक्षमता। जो समान अधिगम अक्षमता होती है वो तो मतलब नॉर्मल होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे चीज़ों को मतलब इम्प्रूव कर सकता है और चीज़ों को क्या करता है, सीख लेता है। फिर एक होती है जटिल अधिगम अक्षमता, मतलब ये जो कठिन होती है। इसका मतलब यही जो मैंने आपको बताया कि किसी के हाथ में अंगुली मान लीजिए कटी है तो क्या वो लिख पाएगा, क्या नहीं लिख पाएगा। मान लीजिए किसी के थोड़ा टेढ़ी वो खोली है तो आप लोग क्या करोगे, उसको धीरे धीरे मतलब बता दो कि किस तरीके से पकड़ो। जैसे बच्चा है, मान लीजिए बचपन में होता है, क्या वो सीधे लिखना स्टार्ट कर देता है, नहीं लिख पाता। तो आप लोग बताते नहीं कि पेंसिल पकड़ो अच्छे से, तो क्या करेगा, सीख जाएगा। लेकिन जब किसी की अंगुली ही नहीं सही है तो क्या पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा। तो वही कहा गया कि जो अक्षमता होती है वो 2 प्रकार से होती है, एक तो होती है समान और एक क्या होती है, जटिल। ठीक, इसके बाद फिर मैंने आपको बताया निःशक्तता के प्रतिमान क्या होते हैं। जो ये निःशक्तता होती है इसके प्रतिमान होते हैं मानसिक मंदता, चलन निःशक्तता, बौद्धिक निःशक्तता, पार्किंसन रोग, ये सब होते हैं। मतलब इस तरीके से क्या होगा, गड़बड़ी हो सकती है। फिर मैंने आपको बताया नोट के बारे में कि प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है, तो वो की जा सकती है अवलोकन के माध्यम से। तो आई होप कि आप लोगों को याद है कि क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो कल हम लोग क्या करेंगे, अपने नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो कि हम लोग का होगा 6वां चैप्टर। क्या होगा, समायोजन के लिए आवश्यक उपकरण एवं शिक्षण अधिगम सामग्री विधियाँ। यानी अब बच्चों को हम लोग किस प्रकार से शिक्षा देंगे और शिक्षण सामग्रियाँ होंगी वो हमारी क्या क्या होंगी, किस तरीके से किन बच्चों को पढ़ाएंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। नोट्स तो आप लोगों को बिल्कुल साथ साथ बनाते चलना है, इसलिए आप लोगों को मतलब मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट हो, आप लोग कोई भी पढ़िए तो उसके नोट्स बनाते चलिए, जिससे आप लोगों को क्या हो, रिवीजन करने में हेल्प हो। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को जो वीडियो वो कैसे लगी आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए तो उससे भी हो जाइए। वहाँ पे आप लोगों को PDF कुछ सब मतलब कुछ भी होता है तो वहाँ पर भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो वहाँ पे आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, तो आप लोग उससे भी ऐड हो जाइए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।